Good morning, students. Yesterday, we read about the direct sources to know about the interior of the earth. In direct sources, we read two types of direct sources. One is mining, and another is volcanic eruption. Okay. Today, we will do about indirect sources. In indirect sources, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियस अर्थ की बहुत ज़्यादा है, अर्थ बहुत डीप है, उसके अंदर जाना नामुमकिन है। ओनली 10 to 12 किलोमीटर तक ही अभी तक जा पाए हैं। तो उसकी जो नॉलेज लेनी है इंटीरियर की, वो हम टू टाइप के सोर्सेज से लेते हैं। तो उसमें वोल्केनिक करप्शन और वो आ गया, माइनिंग आ गई। तो बाकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं साइंटिस्ट के द्वारा दी जाती हैं, दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द इंडायरेक्ट सोर्सेज। इंडायरेक्ट सोर्सेज से मिलती हैं। तो इंडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आ जाता है कि जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग का हमने पॉइंट किया था डायरेक्ट सोर्स। माइनिंग से ही अर्थ के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर पता चलता है। क्लियर? तो अगर अर्थ के अंदर जितना हम डीप जाएंगे, हमें क्या पता कि अर्थ के अंदर कितना हीट है, कितना प्रेशर है, तो अंदर जाने पे ही पता चलेगा। तो माइनिंग एक्टिविटी के दौरान अर्थ के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर है। तो अब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं कब? जब हम अर्थ के सरफेस से उसके और डीप जाते हैं, इंटीरियर इन द डीपर डेप्थ। जितनी डीपर डेप्थ में जाएंगे तो उतना ही उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है? और इसका जो डिपेंड करता है ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब कितना मटेरियल है। अगर किसी भी अर्थ की डेप्थ में मटेरियल ज़्यादा है, क्योंकि पूरी अर्थ के अंदर मटेरियल तो है ही है, तो जहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा है तो वो उससे भी हमें उसकी मतलब कि डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी चेंज हो जाता है। कि हर एक डेप्थ पे अगर हम 1 किलोमीटर के डीप पे जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कम भी हो सकती है। अगर फिर उसके नीचे और जाते हैं, 4-5 किलोमीटर हो जाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब कि थोड़ी डेप्थ पे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तो उसकी डेप्थ पे जाने पे ही उसका जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती रहती है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि वहीं से एस्टिमेट लगाया जाता है कि अर्थ की जो थिकनेस कितनी है और उसके अंदर किस टाइप का और कितनी डेंसिटी का मटेरियल हो सकता है। ये ओनली ऑब्जर्वेशंस हैं, हम कह सकते हैं, गैस है, अनुमान है साइंटिस्ट के। इसकी रियल स्टडी नहीं मिल पाती है। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड, ओनली उनका एस्टिमेट ही है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर स्टडी नहीं है इसकी, ओनली एस्टिमेट है। जब हमने जो रेडियस की बात करी थी, रेडियस जो बताई गई है वो भी एस्टिमेटेड है, प्रॉपर काउंट उसका नहीं है। ठीक है? तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी क्या है मटेरियल की, ये तीनों चीज़ें जो साइंटिस्ट बताते हैं वो सिर्फ एस्टिमेट है, प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट सोर्सेज में काउंट किया है। डायरेक्ट सोर्सेज में तो क्लियर ही हो जाता है कि कितना मटेरियल है। फिर अनदर है मेटेओर्स। मेटेओर्स होते हैं जो कि आसमान से आते हैं। ठीक है? ये अर्थ के सिमिलर होते हैं, जितना जो मटेरियल हमारे अर्थ पे मिलता है तो उससे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस तरह का मटेरियल हमारे ऊपर से आया है तो इसी टाइप का मटेरियल हमारी अर्थ के अंदर भी होगा। ये भी एस्टिमेट लगाया जाता है। सॉलिड बॉडीज़ होती हैं इंटीरियर्स, तो इसको देखकर जब ये हमारे प्लैनेट पे पहुंचते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का जो सेम स्ट्रक्चर है, सेम उसके अंदर जो मटेरियल है तो वो किस टाइप का होगा। तो ये भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी के साथ करना। अदर जो है इंडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटीज़। तीनों ही हैं। अब पहले है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स पोल्स पे कम ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ज़्यादा होएगा और इक्वेटर पे कम होएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अर्थ के जो इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है।
इसलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पोल्स पे ज़्यादा होते हैं और इक्वेटर पे कम होता है, मतलब कि ऑपोजिट होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका डिस्टेंस कम हो जाता है और फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो अब ग्रेविटी है वो भी डिफ़र करती है मास ऑफ मटेरियल। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थ के अंदर जो मटेरियल मिलता है वो अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा मिलता है कहीं पे कम मिलता है, तो ग्रेविटी भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके भी बहुत से फैक्टर हैं जो कि ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्या है, दीज रीडिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। तो जो भी एक्सपेक्टेड करते हैं, जितना बताया जाता है कि यहाँ पे इतना ग्रेविटेशन फोर्स होएगा, तो वो डिफ़र भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ओनली एस्टिमेटेड ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी यही है कि मैग्नेटिक सर्वे किए जाते हैं, तो वो भी हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी डिफरेंट होती है। हर एक क्रिस्टल पोर्शन पे आपको डिफरेंट मिलेगी। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी में क्या आता है कि सिस्मिक एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक को के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें अर्थक्वेक या इंटीरियर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसकी जो हम सिस्मिक एक्टिविटीज़ की डिटेल है वो अर्थक्वेक में हम जानेंगे। अर्थक्वेक का थोड़ा सा आज कर लेते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक के बारे में जानते हो सभी? क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा अर्थक्वेक को, बहुत बार आए हैं, छोटे मोटे झटके आते रहते हैं। तो स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स की स्टडी से ही हमें पता, पूरी कंप्लीट नॉलेज पता चलती है कि अर्थ के अंदर कब अर्थक्वेक आने वाला है। पर वो भी ओनली गैस होता है, ज़रूरी नहीं होता कि उसी रेट पे और उसी टाइम पे अर्थक्वेक आए। कई बार होता है ना कि अर्थक्वेक आता है, उसके बाद न्यूज़ आनी शुरू हो जाता है कि आज इतने बजे भूकंप आएगा, इतने बजे आएगा। जस्ट ओनली गैसेज ही हैं। ठीक है, अर्थक्वेक है क्या? एंड अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेकिंग है, इट इज़ नेचुरल इवेंट है, इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। क्यों होता है कि प्लेट्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अर्थ है वो प्लेट्स की बनी हुई है। प्लेट्स की जब मूवमेंट होती रहती है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं और ऑल डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। जैसे ये अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो इस एनर्जी ने क्या किया, जब एनर्जी हुई प्लेट्स हैं तो इससे ये ऑल डायरेक्शंस में एनर्जी फैल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो एनर्जी है वो ऑल डायरेक्शन में जाती है। वाई डज द अर्थ शेक? अब पॉइंट ये है कि अर्थ शेक क्यों करती है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग अ फॉल्ट, मतलब कि जो एनर्जी है वो फॉल्ट से, जैसे ये फॉल्ट क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ के अंदर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट है फॉल्ट, तो एनर्जी इस प्लेस से रिलीज़ होती है। ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब जैसे ये प्लेट्स हैं, अगर एनर्जी इधर को जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ऐसे आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो फॉल्ट से होती है ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी मैं बताया था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एज द ओवरलेइंग रॉक स्टार्टा प्रेस दैम, तो कई बार जो रॉक्स हैं, प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ओवरलेइंग हो जाती हैं। फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, और कई बार उनको जो फ्रिक्शन उसमें बनता है, प्लेट्स मूव करती हैं तो उनको एक दूसरे के पास भी लेती हैं। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन, और कई बार उनके जो एक दूसरे से दूर जाने का या पास आने का, इसमें फ्रिक्शन ओवरकम हो जाती है, और इससे क्या होता है, वो प्लेट्स इवेंचुअली पास आ जाती हैं और स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती हैं तो उससे वेव्स ट्रैवल करती हैं। अभी हमने बात करी थी, जब एनर्जी रिलीज़ होएगी, प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या होगा,
ऑल डायरेक्शन में वो एनर्जी जाएगी। पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये अर्थ है, तो अर्थ के यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये अर्थ का एपिसेंटर बोला जाएगा। यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से हुई है, तो अर्थ के अंदर से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, सॉरी फोकस, फोकस कहते हैं। यहाँ से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस, और इसको हाइपोसेंटर कहते हैं। क्लियर। द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, और पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और अब ये सरफेस पे जब आ जाती है, ये एनर्जी इस तरह से जब जा रही है, अलग अलग जगह से निकलती है, जिस पार्ट से सरफेस से ये आएगी दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये एपिसेंटर बाहर वाला, और अंदर से जो जहाँ से रिलीज हुई है वो फोकस है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस द वेव्स। तो एपिसेंटर का वही पार्ट है जहाँ से वेव्स फर्स्टली एक्सपीरियंस की जाती है। सबसे पहले इसी पार्ट पे पता चलता है कि भूकंप आया है। इट इज़ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है ये वाला पॉइंट। एपिसेंटर जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। क्लियर। तो आज के लिए बहुत है, कल हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक की वेव्स। ओके, बाय।